यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है शारीरिक परीक्षण संकेत यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की पूरी श्रृंखला को आज हम देखेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहते हैं फर्स्ट स्टेप इन फिजिकल एग्जामिनेशन। देखिए इसके इसकी एक सीरीज है, जैसे कि फर्स्ट में ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन या इसे हम लोग इंस्पेक्शन कहते हैं। इंस्पेक्शन जो होता है वो हमारे देखने से होता है ना, देखने के द्वारा। दूसरा जो है, दूसरे पे आता है आपका पैल्पेशन। ये एक सीरीज है, पैल्पेशन। ठीक है, पैल्पेशन का मतलब है हाथों से छूने के बारे में। ठीक है, तीसरा है ओस्कल्टेशन। ओस्कल्टेशन जो होता है उसमें हम लोग स्टेथोस्कोप करते हैं, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 4 होता है आपका परकसन। परकसन परकसन जो होता है हम लोग फिंगर्स जो होती है उसके टैप करते हैं, फिंगर से हम लोग टैप करते हैं ताकि फ्लूइड का पता लग सके, पर्टिकुलर एरिया में फ्लूइड है या नहीं। जैसे कि एसाइटिस, एसाइटिस यानी कि पेट में पानी का भरना बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट स्टेप। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कहाँ है? ऑब्जर्वेशन नहीं है, फिर उसके साथ आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन डी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको सीरीज पता है तो आप इसका आंसर आराम से लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेथड्स इन्वॉल्व। कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें शरीर की बनावट का अवलोकन कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस का पता कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस का पता कर सकते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस के ऑब्जर्वेशन का हम लोग क्या करना है कि कौन सा तरीका है जो शरीर की बनावट का अवलोकन करने से संबंधित है। बनावट मैंने आपको एक बार बताया था कि जैसे मान के चलो ये किडनी है, ये किडनी है। अब इस किडनी के एक बाहर की बाउंड्रीज होगी, तो बाहर की बाउंड्रीज के लिए जो तरीका, जो टेक्निक चलती है वो होती है पैल्पेशन की। पैल्पेशंस के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि जो अंदर के जो ऑर्गन है वो कहाँ है, क्या वो सही जगह पर है। हम उनकी प्लेसमेंट देखते हैं कि उनका प्लेस कहाँ है, क्या अपनी जगह पर है या नहीं। तो हम लोग मार्जिन्स चारों तरफ से इसका क्या करेंगे, मार्जिन्स चेक करते हैं ये ऑर्गन पर्टिकुलर अपनी जगह पर है या नहीं है। इसके लिए एक आता है आपका सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, और दूसरा होता है आपका डीप। तो अगर ऑर्गन किसी प्रकार की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जैसे कि आप कहें लंप के बारे में, यानी कि ऑर्गन बड़ा हो रहा है साइज में, तो सुपरफिशियली आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो आपको फिर डीप पैल्पेशन में जाना पड़ेगा। तो दो मेथड हो गए पैल्पेशन के, सुपरफिशियल और डीप। यहाँ पर पैल्पेशन थर्ड ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पैल्पेशन इज डज टू असेसमेंट। तो पैल्पेशन अभी क्या बताया था, वो बाउंड्रीज के लिए होता है। बाउंड्रीज यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गन की प्लेसमेंट क्या है ना, उस चीज के लिए होता है पैल्पेशन। अब यहाँ पर आप ढूंढेंगे त्वचा का रंग नहीं, हड्डियों का आकार, हड्डी वो नहीं करता, ये ऑर्गन की बात करता है। शरीर की धमनियां, बनावट, ये आ गया बनावट, टेक्सचर। तो बनावट यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन का मैंने आपको बताया था, ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है ध्वनि का सुनना। ऑस्कल्टेशन का हेल्प होता है ध्वनि के सुनने के बारे में। सुनना, क्या सुनेंगे आप? यहाँ पर है साउंड, आप साउंड ही तो सुनेंगे, हार्ट और लंग्स का साउंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। त्वचा की स्थिति हमें नहीं जाननी, रिफ्लेक्सेस भी नहीं जानना, हड्डी का फ्रैक्चर भी नहीं जानना, क्योंकि हमें तो क्या करना है, ऑस्कल्टेशन ध्वनि के लिए, साउंड के लिए होता है। तो हमें तो सिर्फ साउंड जानना है। तो आपको पता होना है कि कौन सा जो स्टेप्स है वो किस से रिलेट करता है। जैसे कि इसमें पूछा कौन सी एग्जामिनेशन जो टेक्निक्स है वो टैप करती है। मैंने पहले से ही बोला जो परकसन होता है वो टैप करता है।
क्यों टैप करता है? फ्लूइड एसाइटिस के केस में हमें जानना होता है कि पेट के अंदर कोई पानी तो नहीं है, ठीक है, कोई पानी तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए परकशन आ गया, खपाकर जांच की जाती है। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर भी कुछ पानी है और यहाँ पर भी कुछ पानी है तो ये क्या करेगा, ये हाई एरिया होता है और ये लो एरिया होता है। तो हम लोग थपाकर पानी को क्या करते हैं, डायरेक्शन बदल के हाई से लोअर एरिया में लेके आते हैं ताकि आप पानी को बाहर निकाल सके। इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, इस प्रोसीजर को क्या कहने वाले हैं, इसे बोलेंगे पैरासिंथेसिस, ठीक है ना, इसे बोलेंगे पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस, PARAN सिंथेसिस, पैरासिंथेसिस बोलते हैं पेट के पानी के लिए, जो कि एसाइटिस के केस में करते हैं। ऐसे ही लंग्स में भी पानी भरता है, लंग्स की बाहर की में। तो यहाँ पर एब्डोमेन की पूछे, दैट इज परकशन। दूसरा हेल्प करनी है, आइडेंटिफाई द ऑर्गन बाउंड्रीज, फिर से वही आया। आपको सिर्फ क्या करना है, पैल्पेट करना है। आप पैल्पेशन से बाउंड्रीज का पता कर सकते हैं। फील द एब्डोमेन विद हैंड टू डिटेक्ट टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब है छूते ही दर्द होना, छूते ही दर्द का होना, छूते ही दर्द का होना, ठीक है। जैसे छुओगे दर्द, और छूने का मतलब होता है डायरेक्टली पैल्पेट किया जाता है, क्योंकि पैल्पेट में मैंने आपको दो बताया, एक है आपका सुपरफिशियल, ठीक है ना, और एक था आपका डीप। तो आप तो सुपरफिशियली चीजों को सिर्फ छू रहे हैं ना, छूने से आपको पता चल गया उसकी पर्टिकुलर टेंडरनेस तो नहीं है। तो आपको ये एग्जांपल मिला, सुपरफिशियल में आपको पता चला टेंडरनेस और डीप में आपको पता चला ऑर्गन की बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि क्या है, यानी कि सुपरफिशियल है या डीप है, लेकिन हम ये तरीका बता रहे हैं कि डीप हो तो हम क्या करेंगे और सुपरफिशियल है तो क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप। पहले से बताया स्टेथोस्कोप किस लिए यूज हो रहा है, वो हो रहा है साउंड को सुनने के लिए, है ना। यहाँ पे कहाँ है साउंड, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन से हम लोग क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में आईज का इन्वॉल्वमेंट है और आंखें देखती हैं। तो इसने क्या बोला, इंस्पेक्शन में क्या नहीं है, क्वेश्चन जब नेगेटिव हो तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। हमने देखा इंस्पेक्शन आंखों का, तो हम इसमें देखते हैं कि जो, अगर हमें इसका सही आंसर लाना है तो हम ये देखेंगे, इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप नेगेटिव पता कर लो वरना तो आप पॉजिटिव देख लो। जैसे कि आंखें देखती हैं, तो देखिए देखना कहाँ है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। तो ये तो तीनों देखनी होगी आंखों से, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कहाँ नहीं देखना है, तो ये सिर्फ छूना आ गया, देखो छूना आ गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक आंसर इसका रहेगा। तो जैसे क्वेश्चन है वैसे हम उसका आंसर लेके आएंगे। कौन सी टेक्निक्स है जो आफ्टर इंस्पेक्शन होगी और बिफोर ऑस्कल्टेशन है। पहला आता है आपका इंस्पेक्शन, ठीक है, पहला आपका इंस्पेक्शन है, तो इंस्पेक्शन हमें मिल गया, लेकिन पूछा इंस्पेक्शन के बाद। दूसरा जो होता है वो होता है आपका पैल्पेशन, ठीक है जी, पैल्पेशन हो गया, तो इसका क्वेश्चन मिल गया, पैल्पेशन है। अब उसके बाद कहते हैं तीसरा क्या है, ऑस्कल्टेशन होता है, ऑस्कल्टेशन होता है, ये भी ऑस्कल्टेशन है। ऑस्कल्टेशन से पहले पूछ लिया, तो इससे पहले और इसके बाद, ठीक है, और इससे पहले हमें क्या ऑप्शन मिला, पैल्पेशन। यहाँ पर पैल्पेशन क्या है, ये रहा आपका पैल्पेशन। तो आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर उसका लगा सकते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। कौन सा थर्मोमीटर है जो कॉमनली यूज होगा, ओरल रूट से। तो देखिए ओरल रूट से दो थर्मोमीटर यूज करते हैं, एक होता है आपका नॉर्मली, कौन सा, जिसमें मरकरी होता है, नॉर्मल मरकरी। अगर ये नहीं है फिर डिजिटल यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी मरकरी तो कम है, डिजिटल पे ज़्यादा काम चल रहा है, तो हम इसका डिजिटल हमें ये मिल गया। लेकिन मरकरी में यहाँ देखो बैरोमीटर लिखा है देखने को, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, बाकी इसमें कोई नहीं आएगा क्योंकि हमें डिजिटल थर्मोमीटर मिल गया है। तो ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे। प्रायोरिटी में आप नॉर्मल जो मरकरी वाला थर्मोमीटर है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी आप डिजिटल, मरकरी में बैरोमीटर आ गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिजिटल यूज़ किया। अबाउ इतना टेम्परेचर इज नोन एज, 104 से ऊपर। देखिए 99 पे आप बड़े आराम से कह सकते हैं मरीज को फीवर है। अब इससे जो ऊपर बढ़ेगा ये 3 स्टेज में चलेगा, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट और फिर हो जाएगा आपका हाइपर
पायरेक्सिया, ये आपके 3 आते हैं। इसमें हाइपर पायरेक्सिया मोर देन 104 डिग्री होता है। 103 से जैसे ऊपर जाएगा, चाहे वो 104 भी हो, बराबर 104 और मोर देन 104, ऐसे केस में उसमें यही पूछा है मोर देन 1 नोट 0.4। देखिए यहाँ पे हाइपर पायरेक्सिया, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी हाइपर पायरेक्सिया नहीं दिया गया। और हाइपर पायरेक्सिया हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, ये तीनों के तीनों क्या है जी, हमारे फीवर, फीवर ही है या पायरेक्सिया ही है। तो या तो ऑप्शन फीवर मिले या पायरेक्सिया मिले या हाइपरपायरेक्सिया मिले। यहाँ पर पायरेक्सिया तो है लेकिन हाइपरपायरेक्सिया नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग इसे पायरेक्सिया यानी कि फीवर रिकमेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट। यहाँ पे क्वेश्चन हमें नेगेटिव दिया गया है, हमें आंसर भी नेगेटिव ढूंढना है। कॉमनली यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। देखिए कहाँ से, कौन सा स्थान है जहां से हम तापमान सामान्यतः उपयोग नहीं करते। ओरल से करते, बिल्कुल करते हैं। रेक्टल से करते, बिल्कुल करते हैं। एल्बो से करते, नहीं करते हैं। एक्सिला से बिल्कुल करते हैं। इसने पूछा नहीं, क्वेश्चन नेगेटिव, ये भी मैंने आपके सामने लगा दिया नेगेटिव, हमारा आंसर सी आ गया। ठीक है, आपको याद है तो ठीक, नहीं तो आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। हाइपोथर्मिया लेस देन और बराबर 95 डिग्री फ़ारेनहीट, ये जो होता है हमारा हाइपोथर्मिया पे आता है। यहाँ पर कहीं पर भी ब्लो होगा, कहीं पर भी लेवल कम होगा, जैसे कि ये ब्लो आया, जैसे कि तापमान से कम ये आया। ठीक है, यहाँ पे कम और बराबर लिखा है, तो कितने, बॉडी टेम्परेचर से कम। अब देखिए बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6। ठीक है, अब इससे अगर कम की बात करूं तो 98 भी कम होगा, 97.8 भी कम होगा, ये सारी कंडीशंस हमारी कम होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है 96 से लेके 98.6 तक, ये हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल से सब नॉर्मल हो जाता है, ये हमारा सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसे केस में 95 और उससे कम हमारा बिल्कुल कम माना जाएगा, यानी कि हाइपोथर्मिया माना जाएगा। तो हाइपोथर्मिया के लिए डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन निकल के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अबव द नॉर्मल है, ऊपर है, अधिक है, गिरावट है और स्तर है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ऑप्शन सही नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन में डायरेक्ट मिल गया, तो याद होना है हाइपोथर्मिया 95 डिग्री फ़ारेनहीट के बराबर या उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है थर्मोमीटर यूज करेंगे ईयर के लिए। देखिए ईयर का जो होता है वो होता है टिम्पैनिक, टिम्पैनिक, टिम्पैनिक से संबंधित। क्या यहाँ पर कहीं टिम्पैनिक है, ये मिल गया आपको टिम्पैनिक, टिम्पैनिक थर्मोमीटर। ठीक है, तो आपको टॉपिक से रिलेट करना है सिर्फ, उससे संबंधित क्या क्या बातें हैं जिन्हें आप जानते हो। कंसिडर द फीवर इन फ़ारेनहीट, आपको पता 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, इसे हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल के रेंज में। अब अगर आप 99 भी कहेंगे, अगर आप 99 प्लस कहेंगे, अगर आप 100 भी कहेंगे, तो ये सब क्या होंगे, हमारे फीवर माने जाएंगे। तो 96 तो कम है, 97 ये भी कम है और 98.6 ये तो हमारा नॉर्मल है, तो इसने तो हमें फीवर बोला। अब फीवर तो कभी नॉर्मल नहीं होगा ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक बैठता है। ठीक है, साइट मोस्ट एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर। देखिए जब आप मोस्ट एक्यूरेट की बात करते हैं तो पहले तो आ जाता है एडल्ट में, ठीक है, फिर होता है हमारा चाइल्ड में। चाइल्ड में एक टेस्ट होता है, वो होता है आपका गोल्ड संबंधित, यानी कि हम यहाँ पर गोल्ड एक बिल्कुल बेहतरीन कि हाँ यही तरीका है। देखिए एडल्ट में ओरल को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है और चाइल्ड की अगर टेम्परेचर की बात करें तो एनल रीजन की जाती है। सबसे सटीक जो तरीका है ओरल, बिल्कुल एक्सिला नहीं, क्योंकि एक्सिला में आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। रेक्टम में मेल में -1 करना पड़ेगा और माथा कभी कभी यूज होता है तो हम उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन है, अगर मेल है, अगर मेल है तो मेल छोड़ो, अगर एडल्ट है, अगर एडल्ट है तो ओरल, और अगर चाइल्ड है ऐसे केस में फिर आप रेक्टल इस्तेमाल करेंगे। इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज, देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा इंक्रीज हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर, ये रहा पहले ऑप्शन में इंक्रीज, हमेशा बढ़ता है। एक्सरसाइज करेंगे बॉडी हीट होगी जिसकी वजह से तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है एक होता है कोर टेम्परेचर और एक होता है आपका सरफेस। सरफेस टेम्परेचर का मतलब हो गया कि किसी तरीके से आपका शरीर गर्म हुआ तो वो सरफेस हो गया, लेकिन अंदरूनी जो
तापमान बढ़ रहा है उसे हम लोग कोर टेम्परेचर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बॉडी टेम्परेचर 95 के पास में चल रहा है, ये तो हमारा क्या हो गया, लेस देन और बराबर 95 हो गया। अब ऐसे केस में तो आप इसे हाइपोथर्मिया बोल रहे हो ना, पहले ही आपने बता दिया हाइपोथर्मिया बोल रहे हो। अब आप देखिए यहाँ पर तेज बुखार है, बिल्कुल नहीं। हाइपोथर्मिया है, बिल्कुल सही। सामान्य नहीं है, हीट स्ट्रोक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, हाइपोथर्मिया आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर लगाएंगे। पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वो हमारी 60 से 100 तक होती है, लेकिन ये हमारी बीट पे काम करती है, बीट्स पर मिनट के हिसाब से, जिसमें जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड हमारा पंप करता है, जिसमें आवाज लब की और डब की आवाज आती है, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्सेशन करता है। 60 to 100 आ गया, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब ये लेस देन 60 है, लेस देन 60 है, लेस देन 60 कोई चीज आ गई, इसके लिए हम लोग डिनोट करेंगे ब्रेडी कार्डिया, ऑप्शन ए। अबाउ 100 बीट, अबाउ 100 बीट्स, ठीक है, अबाउट 100 बीट्स, इसके लिए फिर काम हम लोग जो टर्म यूज करेंगे दैट इज टैकीकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया 60 से कम, 100 से ज्यादा टैकीकार्डिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में है, हमें आंसर भी नेगेटिव में ही चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी नाड़ी मापने का स्थान सही नहीं है, कौन सा स्थान सही नहीं है। तो आप नॉर्मल तरीके से, मैंने आपको एक बॉडी स्ट्रक्चर में लिखवाया था साइट ऑफ टेकिंग पल्स, ठीक है, अगर आपको वो याद है तो उसके अनुसार दिमाग लगाइए। रेडियल पल्स, हाँ हम रेडियल पल्स लेते हैं। कैरोटिड पल्स, हाँ एडल्ट में कैरोटिड पल्स इंसान के जन्म मृत्यु के लिए प्रमाणित करती है कि क्या वो मरा तो नहीं है। फीवर, फीवर में किसी तरह की कोई पल्स नहीं है। और ब्रेकियल, हाँ ब्रेकियल भी पल्स होती है। जहां जहां से शरीर से आर्टरी गुजरेगी वहां पर उसका क्या होगा, साइट ऑफ टेकिंग पल्स बन जाएगा। ऐसे केस में आपको क्या समझ में आया कि ये तीन मिला है, लेकिन क्वेश्चन तो नेगेटिव है तो आंसर भी तो नेगेटिव होगा। ऐसे केस में ऑप्शन सी निकल के आया, क्वेश्चन नेगेटिव है। बहुत ही सिंपल और सीधे क्वेश्चन आएंगे, तो जो नेगेटिव है उसका आंसर भी नेगेटिव ही आपको ढूंढना है, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा। कौन सी ऐसी साइट है जहां से आप एडल्ट में पल्स को फील करेंगे। मोस्ट कॉमन, देखिए मोस्ट कॉमन, एक तो होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, और एक होता है डेथ से संबंधित, जो हमारी लाइफ के लिए होता है। अगर कॉमन की आप बात करते हो, आर्टरी जो मिलेगी वो रिस्ट एरिया पे मिलने वाली है, जिसे हम लोग बोलने वाले हैं रेडियल आर्टरी, ठीक है। अगर हम लोग डेथ से संबंधित है फिर हमारी कैरोटिड बोलेंगे। अगर चाइल्ड की, बेबी की बात करें तो नॉर्मल इसके लिए क्या हो जाती है, फिर हमारी डायरेक्ट दूसरे कैरोटिड में ही पहुंच जाते हैं। बच्चे का एक अलग पैटर्न है, एडल्ट में अलग पैटर्न है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैरोटिड डेथ के लिए, लेकिन कॉमन आ रही है आपकी आर्टरी, कौन सी, रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी आ रही, तो यहाँ पे रेडियल आर्टरी माना जाएगा, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है, काउंट द पल्स। किस तरह से आप काउंट करते हैं पल्स को। जब भी क्लिनिकल एरिया में आप जाते हो और आपको पल्स लेनी हो, तो हमेशा जो रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच जो होती है जिसे आप बोलते हो घड़ी, घड़ी में आप काउंट करते हो। क्यों ऐसा करते हो, क्योंकि पल्स जो होती है ना, पल्स की एक बीट होती है, बीट पर मिनट के हिसाब से गिनी जाती है, यानी कि जितनी भी बीट हो वो एक मिनट में गिनी जाएगी। और आप पैर देख के नहीं बता सकते, आपको घड़ी की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो आपको एक वॉच चाहिए, क्लॉक चाहिए, जिससे आप पता कर सकते हैं। और वीक और थ्रेडी पल्स, देखिए मैंने आपको बोली थी, जैसे मान लीजिए ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, ये देखने में तो अच्छा मोटा है, लेकिन ये क्या है, एक वीक होता है ना, ये क्या है, एक वीक होता है, क्योंकि ये टूट भी जाएगा। ऐसे केस में हम लोग क्या कह रहे हैं, जो धीमी नाड़ी है, कमजोर और धीमी नाड़ी, यानी कि पहले से कमजोर है, आप इसे समझ सकते हो। कमजोर कब होती है, जब शरीर से खून बहे कम, शरीर से बाहर ज्यादा निकल जाए, खून का जो दौरा कम हो जाए, जैसे
कि लो बीपी हो जाए, जैसे कि हेमरेज हो जाए। हेमरेज और लो बीपी में क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो क्या है हमारे थ्रेडी पल्स में गिना जाएगा। यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर आ गया, ए में लो ब्लड प्रेशर आ गया। टैकीकार्डिया हो गया, टैकीकार्डिया में पल्स कब होता है, जब मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होती है। यहाँ पर अबाउ द 100 बीट्स ऑफ पर मिनट है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। विच टाइप ऑफ द पल्स डिस्क्राइब एज ए वीक पल्स, वीक में अभी ऊपर बताया आपको थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स ये थ्रेड है और ये वैसे देखने में हेल्दी होता है, अब हाँ ये कुछ स्ट्रोंग है, लेकिन ये जब यूज करोगे तो वीक निकलता है ना। ऐसे मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद थ्रेडी पल्स, फिर से थ्रेडी पल्स का जिक्र आया है। थ्रेडी पल्स में मैंने आपको कारण बताया था, या तो बीपी जो हो जाएगा वो गिर जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ब्लड जो होगा वो लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मरीज ब्लड लॉस हो जाता है, मान के चलते ब्लड लॉस हो जाता है। ऐसा मरीज जिसका ब्लड लॉस हो जाता है, जिसका खून ज्यादा बह जाता है, वो मरीज शोक में चला जाता है, ठीक है। और ये होगा आपका कार्डियोजेनिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक यानी कि ब्लड का लॉस हो जाना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक बैठेगा, तो कार्डियोजेनिक शोक में जाएगा मरीज हमारा। ऐसी पल्स जो बीट को इरेगुलर फील कराती है, इरेगुलर फील, देखिए ये एक पहली बीट है, ये एक दूसरी बीट है, और ये एक तीसरी बीट है, ठीक है ना, पहली दूसरी और तीसरी बीट है। इसके ध्यान दीजिए इन दोनों का अंतराल, इन दोनों के अंतराल में डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस से डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर बीट होनी चाहिए थी, जो हमने क्या करी, मिस कर दिया। एक बीट नहीं आई है तो हम उसे जाके क्या बोलते हैं, इरेगुलर। अब इसमें इरेगुलर कौन सी है, पहले ऑप्शन में लिखी दिख रही है इरेगुलर पल्स। तो यहाँ पे इरेगुलर का मतलब यही होता है कि वो बीट जो होती है लगातार एक समान नहीं होती है। बाउंडिंग पल्स, एक आर्टरी दोनों ओर क्या करेंगे, फोर्स होती है, ये फोर्स है, यानी कि जो ब्लड बह रहा है वो फोर्स कर रहा है। अब इस फोर्स करने की वजह से ये बाउंड कर रही है। अब ये बाउंड करने का मजबूती महसूस होती है, मजबूती होती है। हमेशा जब बाउंड करेगा तो वो एक मजबूती के साथ काम करेगा, मजबूती आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ है मजबूती, यहाँ लिखी है मजबूती, तेज और मजबूती। ऐसी बाउंडिंग पल्स जो तेज हो और मजबूती के साथ हो, स्ट्रॉन्ग पल्स हो, फोर्सफुली पल्स हो, उसे हम लोग बोलेंगे। बाउंडिंग पल्स का कारण क्या हो सकता है, देखिए बाउंडिंग पल्स का कारण कब होता है, ब्लड लॉस होगा, नहीं ब्लड लॉस तो वीक होती है, ये तो आपकी थ्रेडी पल्स हो जाएगी। बुखार, हाँ बुखार कह सकते हैं क्योंकि बुखार में ये चीज आती है। फिर आ जाता है आपका कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, जब हृदय ही रुक जाएगा तो क्या पल्स आएगी, बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है ना। बेहोशी होने पे भी नहीं आएगी। बुखार इसके लिए बिल्कुल ठीक है, जैसे बुखार आता है तो ऑटोमेटिक जो होता है वो बाउंडिंग पल्स शुरू हो जाती है, यानी कि पल्स इंक्रीज हो रही है। ऐसी पल्स जिसका रेट वेरी करता है, फास्ट, स्लो, कीप्स बीट्स, यानी कि नाड़ी कभी तेज और कभी धीमी, कभी बीट छूट जाती है, यहाँ पे आ गया ना, कभी बीट छूट जाती है, ये इरेगुलर पल्स में आ गई, कभी बीट छूट जाती है, इरेगुलर पल्स आती है। आपको कीवर्ड ढूंढने हैं, देखिए पहले मैं बोलता हूँ आपको कीवर्ड देखने हैं, अगर आपके कीवर्ड बिल्कुल सही आ रहे हैं तो आप आंसर इसका सही निकाल लेंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके आएंगे आने वाले पेपर में, यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे एनएचएम का कोई पेपर हो, तो भी एएनएम के लिए सबसे ज्यादा आएंगे, उसमें कीवर्ड आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। स्ट्रॉन्ग पल्स क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है ना, जैसे आप छूओगे उसे स्ट्रोंग आएगा। अभी स्ट्रोंग ऊपर क्या बता रही थी, वो थी आपकी बाउंडिंग पल्स, ये आर्टरी थी, और जैसे ही खून का दबाव बढ़ेगा तुरंत दोनों ओर फोर्स करेगी, है ना, दोनों ओर फोर्स करेगी, जिसकी वजह से जैसे आप छूओगे आपको महसूस हो जाएगी, ठीक है। इंटरमिटेंट पल्स, इंटरमिटेंट की अगर बात करें, ऐसी पल्स हो जाती है जो थोड़ा रुक रुक कर आती है, ये अभी पल्स आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, ये तेज नहीं चल रही है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट एंड रेगुलर है। डबल बीट इन वन प्लेस, देखिए जो डबल बीट है ना, डबल बीट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इफ ओकेजनली,
पल्स दैट कीप ओकेजनली, हाँ कभी कभी आती है। देखिए रेगुलर कांस्टेंट का मतलब होता है 60 से 100 चलेगी और ये रेगुलर होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर इसने साफ साफ बोला है रुक रुक कर आने वाली है, तो पहला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, वो है बी और सी। इसमें पहले से लिखा ऑलवेज फास्ट, अगर ये फास्ट होती तेज होती तो क्या इसकी स्पीड धीरे धीरे रुक रुक के आती? नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है दैट इज ओकेजनली, तो पल्स हमारी ओकेजनली ऑप्शन सी के अनुसार होगी। इंटरमिटेंट रुक रुक कर आनी है, ओकेजनली है कब होता है? जब किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज हो। मान के चलते हैं ये हार्ट है, हार्ट के चैम्बर है, यहाँ से ब्लड यहाँ जाता है, यहाँ से ब्लड यहाँ जाता है। मान के चलते हैं राइट एट्रियम ये है और लेफ्ट एट्रियम ये है, मान के चलते हैं, मान लेते हैं हम लोग, है ना, पहले ले लेते हैं, मान लेते हैं। में कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं, सिर्फ मानने की बात है। अब मान के चलो कि यहाँ पर मैं ब्लॉकेज कर दूं, यहाँ पे मैं ब्लॉकेज कर दूं, ये है हमारा ब्लॉक, तो आपको क्या लगता है कि ब्लड यहाँ पे रुक जाएगा? पूरा नहीं रुकेगा, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्टोर होगा, यहाँ पर कम आगे की ओर जो होगा वो कम जाएगा। जब आगे को कम जा रहा है इसका मतलब किसी प्रकार की ब्लॉकेज है और वो रुक रुक के जा रहा है, तो हार्ट ब्लॉक जैसी प्रॉब्लम्स में ये चीज देखने को मिलने वाली है। टू टाइप ऑफ फेल्ट, देखिए बड़ा ही आसान है, जब भी आपके सामने टू बीट्स फेल्ट की बात है आप इसे तुरंत डबल समझो, डबल, ठीक, डी फॉर डबल, यहाँ कहीं भी डी फॉर डबल है आ गया, डाई 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 डी डी डाई, ये दो होती है, यानी कि इसका ऑप्शन बिल्कुल आपको एक फंडे के रूप में आप कह सकते हो, आप इसे फंडा भी समझ सकते हो, समझने के लिए थोड़ा फंडा फंडा भी अपना दिमाग में लगाया करो, ठीक है ना। डिक्रोटिक पल्स ये क्या होगी? टू बीट्स। बेस्ट, इसमें देखो वाटर हैमर है, ध्यान देना, ये पानी है और ये हैमर है। अगर कोई पानी शांत है और आप उस पर पानी मारोगे, पानी पे अगर हैमर मारोगे तो ऑटोमेटिक ये छलकेगा, ऑटोमेटिक ये छलने वाला है, आप इसे समझ सकते हो। क्या ये वीक और स्लो होगी? क्या रैपिड राइज और सडन फॉल होगी? बिल्कुल सही है ना, 2 बीट्स पर साइकिल नहीं होगी, रेगुलर और स्लो भी नहीं होगी, क्योंकि रेगुलर और स्लो अलग चीज है, वीक एंड स्लो अलग चीज है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप क्या समझते हैं कि पानी के ऊपर हथौड़ा मारने से उसका जो विवरण है आप उसे कैसे कर पाएंगे, कैसे आप डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो मैं इसके थोड़े से फंडे में लेके चल रहा हूँ ताकि आप समझे। इसका आंसर आगे आपको मिल जाएगा जो कि ऑप्शन बी में निकलने वाला है। जैसे कि हेल्दी एडल्ट व्यक्ति है, उसका रेस्पिरेशन जो होता है मेडिकली जो बोलते हैं वो बोलते हैं इतना 13 से 16 ब्रीथ पर मिनट, 13 से 16 ब्रीथ पर मिनट। लेकिन आम नॉर्मली अगर बात करेंगे तो फिर आपको 16 से 20 तक जाना पड़ेगा। तो हमारे पास सामने दो है, ये नॉर्मली, ठीक है, हमारे सामने दो रेंज निकल के आ रही है। अब यहाँ पे आप रेंज मिलाइए, इनमें कहाँ रेंज है? 8 से 14 का तो कोई ऑप्शन बनता नहीं, क्योंकि वो 13 से भी कम जा रहा है। 10 से 18 तो वो 20 से थोड़ा सा कम जा रहा है, ठीक है। दोनों में से या तो इनमें से कुछ मिलना चाहिए, है ना भाई। ये 16 मिल रहा है तो 13 और 20 लेके चलो, तो यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक, ये 25 ज़्यादा आ रहा है, तो ये 13 नहीं मिल रहा लेकिन 20 मिल रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक बैठने वाला है, क्योंकि या तो 13 मिले या 20 मिले, दोनों में से एक तो मिलना चाहिए। 16 तो नहीं मिलेगा, 16 मिलेगा तो फिर 20 नहीं मिलता, फिर आपको 13 मिलता, यानी कि इस तरीके से ये चीज़ डिज़ाइन की जाती कि आपको आंसर पहचानने में दिक्कत ना हो। तो मेडिकली अगर मेडिकल फिजियोलॉजी की बात करोगे तब 13-16 है, अन्यथा एक एडल्ट के लिए आप 16 से 20 में रेफर करते हैं, तो इसलिए इसकी एक रेंज निकल के आ जाती है 13 से 16, फिर आपसे 13 से 20, आप इस रेंज को इसमें रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे केस इस तरह से समझने के लिए 12 से 20 सही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा क्यों रहा, क्यों है, क्योंकि आप ऑप्शन पे देखो ना, आप ऑप्शन से बाहर तो टिक लगाएंगे नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार भी चलो। इंक्रीज रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, अगर बीपी इंक्रीज होगा, अगर कुछ भी इंक्रीज होगा, तो उसके लिए टी टायर ट्रैकीकार्डिया हो, टैकिपनिया हो, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट के लिए टैकिपनिया हो गया। अब ऐसे केस में ब्रैडिपनिया जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, देखो डिक्रीज आ गया, इसमें ब्रैडिपनिया हो गया। अब SpO2, देखिए SpO2 एक फुल फॉर्म होती है,
S4 जो होता है वो आपका सैचुरेशन होता है ना, सैचुरेशन होता है। लेकिन P क्या है? P है पेरीफेरल। पेरीफेरल 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 यानी कि शरीर की ओर, शरीर की ओर, ठीक है। पेरीफेरल यानी कि शरीर की ओर, ठीक है। तो SpO2 शरीर के लिए कम से कम 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। 95 से 100, ऑप्शन सी राइट। डॉक्टर भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, सब इस बात को बोल रहे हैं कि 95 से नीचे जाने पर ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो हमें एक नॉर्मली व्यक्ति के अंदर SpO2 का जो लेवल मेंटेन करना है वो 95 से 100 करना है, ठीक है। अब कौन सा कॉमनली यूज किया जा रहा है SpO2 को जांचने के लिए? भाई साहब थर्मोमीटर नहीं, क्योंकि ये तो टेम्परेचर के लिए होता है। पल्स ऑक्सीमीटर पल्स के लिए होता है। स्टेथोस्कोप हमारा ऑस्कल्टेशन यानी के लिए साउंड के लिए होता है, ठीक है। अब ये तो हमारा SpO2 है ना, तो स्फेग्मोमेनोमीटर ये हमारा BP के लिए हो गया। तो देखिए पल्स ऑक्सीमीटर पल्स के लिए है, लेकिन पल्स भी जो आती है हम इसमें क्या करते हैं, एक ये प्रोब के साथ काम करते हैं, ये साथ में हमारा SpO2 भी चेक करता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, पल्स ऑक्सीमीटर। क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर में आप चेक क्या करना चाह रहे हो? आप इसमें चेक ये करना चाहते हैं ऑक्सीजन का लेवल, है ना, क्योंकि वो क्या होता है हमारे ब्लड में होता है। तो उससे पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, SpO2 चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। एपनिया, जहां भी ए होगा उसे आप एब्सेंट मानना। AEIOU एब्सेंट है, यानी कि जहां पर वो ना हो। सीजेशन ऑफ अ ब्रीथिंग, देखिए ये फास्ट है ये स्लो है, तो तेज और कम की तो बात ही नहीं करी, मैंने तो आपसे ए फॉर एब्सेंट बोला। और ये डीप है तो ये भी नहीं है। अब बचा बंद ऑप्शन, ये बंद आ गया, ठीक है, सीसेशन ऑफ द ब्रीथ बंद आ गया, तो एब्सेंट यानी कि बंद आ गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। आप इंग्लिश पे नहीं जाइए, आप हिंदी में भी समझ लीजिए, ये एपनिया हो गया। ये जिसके सामने लगेगा अब से एब्सेंट मानना, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, फंडा हो गया, जिसे आप समझ सकते हो कि कैसे हम इस फंडे से कर सकते हैं, है ना। SpO2 रीड करता है 90%, बिलो 90%। मैंने क्या बोला था, जैसे ही बिलो 95 होगा तुरंत आप उसे ऑक्सीजन दे दो। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है, स्लाइटली डेफिशिएंसी, हाइपोक्सिया, हाइपरऑक्सीजन। देखिए स्लाइटली डेफिशिएंसी का कोई मीनिंग नहीं बनता, और नॉर्मल जो होता है वो 95 से 100 होता है। अब हाइपर यानी कि ज्यादा, हम कर रहे हैं ऑलरेडी कम, हम देखो कम, कि हम पहले से कम कह के चल रहे हैं ना, तो ऐसे केस में हाइपोक्सिया आगा। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया कहलाती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, जो एक एडल्ट की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, पहली चीज समझने वाली बात। अब ऊपर की जो 120 है इसका भी रेंज होता है, इसका भी एक रेंज है, और नीचे इसका भी एक रेंज है। रेंज अलग चीज होती है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। तो 120 से 80 आपका रेंज आया। अभी मैंने क्या बोला, रेंज ऑफ सिस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी कि ऊपर का बोला था आपको 110, ठीक है ना, 110 से 140। अब यहाँ पे कहीं 110 है नहीं, कहीं नहीं है, 140 है, हाँ 140 है। ऐसे केस में ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मैंने क्या यूज किया, मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फंडा यूज किया। मैंने रेंज में पहला और दूसरे में से मिलान किया। अगर यहाँ पर दो होते, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ये भी मान लूँ 1110138, अगर ये होता है तो फिर हम इसे रिकमेंड करते, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जा रहा था, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हम इसे हटाते इस चलते। फिर जब हमें एक दो ऑप्शन एक जैसे लगते हैं तो प्रायोरिटी पे चलते हैं, पहले आप कौन सा यूज करेंगे। ऐसे ही देखो डायस्टोलिक वाली बात हो गई, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक यानी कि नीचे का मैंने आपको बोला था 60 से लेके 90 तक का, ठीक है, या कहीं पर 90 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 60 है, समझो, यहाँ पर 90 नहीं है, यहाँ पे 60 है। ये तो नहीं मिला लेकिन शुरू का तो मिला। अगर यहाँ 60 ना होता तो हम 70 से रिकमेंड करते, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर कुछ जगह आप देखोगे वो 60 से 80 आपको क्या नॉर्मल बताएंगे, तो आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो। देखिए 140 से ज्यादा आ रहा है तो ये हाइपरटेंशन है, डायरेक्टली आप समझ लीजिए। 140 से ऊपर नीचे बीपी गया है, हाइपरटेंशन है। 190 से नीचे गया तो ये हमारा हाइपोटेंशन है। तो मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको बताया 110 से 140 और 60 से 180 कर देते इसमें, मतलब है ना, समझ में और अच्छे से आएगा। 80 कर दिया। अब इसके हिसाब से आप देख लो, 90 से कम हो गया ना, ये वाला ये वाला ये जो है ना दोनों, ये 90 आ रहा है और ये 60 आ रहा है, तो कम हो गया ना ऊपर वाला। आप समझ के देखिए, तो कम हो रहा है, इसलिए वो हाइपोटेंशन आ रहा है। रीडिंग को आप लिख लेंगे तो अच्छा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, देखिए ऑर्थोस्टैटिक का मतलब है कोई व्यक्ति रेस्ट करता है, रेस्ट कर रहा है, कुछ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सडन ये व्यक्ति क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, ये व्यक्ति खड़ा हो जाता है। ऐसे केस में चक्कर खाए और गिर गया, यहाँ देखिए, लेटे से खड़े होने पर, जैसे बंदा रेस्टिंग स्टेज, कहीं पर जरूर नहीं है लेट, वहां पर रेस्ट करता हुआ भी हो सकता है, रेस्ट करके अचानक से उठा, तुरंत ये ऑप्शन आ गया, तुरंत ऑप्शन आ गया। ठीक है, आपको चीजें समझ में आना चाहिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, ट्रू फॉर अ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये प्रेगनेंसी का केस है। प्रेगनेंसी, देखिए प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का मतलब होता है इसमें भी 140 से बटे 90 से ज़्यादा का होना, लेकिन ये होगा कब, ये होगा एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया और प्री एक्लैम्सिया का केस। लेकिन ये केस होता कब है, ये जब 20 वीक हो जाते हैं ना, इसे सीधा याद करो, 20 वीक, 20 सप्ताह के बाद ही प्रेगनेंसी में ये अकरिंग होता है। और कब होता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है। कौन सी डिवाइस है जो बीपी को मेजर कर सकती है, वो होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। थर्मोमीटर से आप क्या करते हो, टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमीटर पे SpO2, स्फेग्मोमैनोमीटर से बीपी, ईसीजी पे ईसीजी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर, पल्स से ऑक्सीमीटर और स्पेग्मोमैनोमीटर से बीपी और ईसीजी मशीन से ईसीजी यानी कि दिल की। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का फिर से आया, कैसे डायग्नोस करेंगे, देखिए, सिटिंग एंड लाइन, लाइंग डाउन एंड स्टैंड अप, क्या आ गया यहाँ पर, लाइन डाउन एंड स्टैंड अप आ गया ना। देखिए इस चीज को समझिए क्या कह रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज यूजुअली डायग्नोस्ड। अब हम उसको ये नहीं कह रहे कि इसको हुआ है, अब हम कह रहे हैं अगर किसी को हो गया तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं। देखिए इसमें होता दो तरह से है, इसमें जो ANA बोल रहा है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, या AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कह लो आप, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है पहला स्टेप जो रिकमेंड होगा वो होगा लाइंग पर, यानी कि एक व्यक्ति जो चक्कर खा के गिर जाए, जिसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो, पहले आप उसे लिटाइए, ठीक है ना, पहले आप उसे लिटाइए, कुछ देर लिटाने के बाद आप उसका बीपी लीजिए, पहली चीज, कि हम लोग क्या करें, बीपी को मेजरमेंट की बात करें। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति लेट के नहीं करना चाहता, फिर आप उसे कुछ देर के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसे स्टैंड कीजिए, कुछ देर के लिए आप उसे स्टैंड कीजिए, वो थोड़ा सा और खड़ा हो जाएगा, तब उसके बाद क्या होने वाला, बीपी ले सकते हैं। ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों में आप इस तरह के केस का बीपी आप लेंगे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को फाइंड आउट करने के लिए जो आपको चाहिए वो चाहिए लेटा हुआ, लेइंग डाउन एंड स्टैंड अप पोजीशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक बैठने वाला है, ठीक है, ठीक बैठने वाला है। तो आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, आपने देखा है वाइटल साइन के बारे में, ठीक है, वाइटल साइन के बारे में, तो आपको वाइटल साइन का पता होना है, ठीक है, वाइटल साइन का पता होना है, वाइटल और साइन, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल SC में यहाँ से करीबन करीबन मान के चलो 2 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके लगने वाले हैं। पिछले बार के पेपर में जो सबसे ज्यादा थे हर टॉपिकों से थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 38 जो टॉपिक हैं, अगर आप उन्हें कर लेंगे टॉपिक वाइज, कोई भी बुक आप ले रहे हैं मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो कोई ना कोई टॉपिक आपका रह जाएगा, ठीक है।